हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में किसने कान्याकुब्ज, कान्याकुब्ज किसका नाम है मित्र? कन्नौज का। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कान्याकुब्ज यानी कन्नौज में सत्ता किसने हड़प ली थी? हर्षवर्धन का ही एक मंत्री था जिसका नाम है अरुणाश्व, इसने सत्ता को हथिया लिया था। हर्षवर्धन के 2 बेटे, हर्षवर्धन के पुत्रों के नाम बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन के पुत्रों की हत्या करके राजा हर्षवर्धन, चूंकि आपका सिलेबस है तो उनके पुत्रों के नाम बताइए। क्या क्या नाम है पुत्रों के? एक का नाम है बच्चे वाग्यवर्धन, क्या बोलोगे? वाग्यवर्धन। और दूसरे पुत्र का नाम था कल्याणवर्धन, क्या बोलोगे? कल्याणवर्धन, ठीक है, कल्याणवर्धन। प्रश्नों का आइडिया हुआ किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ते राजा हर्षवर्धन को, बहुत ध्यान से देखेंगे। राजा हर्षवर्धन क्या बोलेंगे? राजा हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठे? बोलेंगे जी शासनकाल कब से कब तक का है? तो भैया जी 606 से 647। जन्म हुआ था 590 एडी में। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती है, दुर्गावती है। गद्दी पर ये बैठ जाते 606 एडी में, ठीक है। पिता कौन थे इनके बताएंगे जरा। पिता इनके भाई का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोलेंगे? शायद जानकारी आगे हो भी, बोलेंगे। इनके पिता का नाम बताओ, पिता का नाम क्या था? और इनके भाई का नाम बताओ क्या है? और इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन, क्या बोलोगे? राज्यवर्धन। बहन का नाम पूछे तो राज्यश्री होगा, क्या बोलोगे? राज्यश्री होगा। और इनके पिता का नाम आप लोग बताएंगे। राजा हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था? माताजी का भी जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लेंगे। प्रभाकर वर्धन, वेरी गुड, बहुत शानदार, सारे बच्चों ने लिखा। जिन बच्चों को माताजी का नाम नहीं पता वो लिख लेंगे, माताजी का नाम यशोमती था, ठीक है। गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। क्यों पराजित किया जी? दरअसल में इनकी जो बहन है राज्यश्री, इसी की शादी हुई थी कहां पर? मोखरी वंश कन्नौज में। मोखरी वंश में इन्हीं की शादी हुई, ठीक है, मोखरी वंश में इन्हीं की शादी हुई। तो दरअसल में मोखरी वंश कहां पर था बच्चे? कन्नौज में था। तो कन्नौज के जो पड़ोसी यहां पर थे, एक तो मालवा की तरफ से था आपका बच्चे एक देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त था मालवा की तरफ से, जिसकी नजर कन्नौज जैसे व्यापारिक नगर पर थी। और इधर से गौड़ नरेश शशांक था। गौड़ का मतलब ये पश्चिम बंगाल की तरफ था, ये इधर था। तो इन दोनों की नजर थी, देवगुप्त की भी और शशांक की, कन्नौज पर। तो कन्नौज पर इन्होंने मौका देख के हमला किया और राज्यश्री के पति की हत्या करके राज्यश्री का अपहरण कर लिया, ठीक है। राज्यश्री का ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। किसको कटवा दिया था इसने? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो अब बाद में जिम्मेदारी किस पर आ गई? क्योंकि बच्चे पिता एक्सपायर हो गए थे, भाई की हत्या भी, भाई गए इसको गौड़ नरेश के पास में, ठीक है, इसको पराजित करने के लिए गए। तो लेकिन राज्यवर्धन की हत्या इस दूसरे वाले देवगुप्त ने कर दी। तो दिक्कत होगी, भाई एक्सपायर हो गए, बहन अपहरण में, जीजा खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठते हैं और कहते हैं कि हर्षवर्धन का बिल्कुल मन नहीं था सम्राट बनने का, राजा बनने का, लेकिन उनको बनना पड़ा। बाद में इन्होंने दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा, जो कैद से छुट करके चली गई थी। और जैसे ही उनकी बहन को पता चला था, ये तो पता ही था कि भाई मेरे पति एक्सपायर हो चुके, तो उस समय सती प्रथा वर्धमान थी, सती प्रथा मौजूद थी। तो सती होने के लिए जा रही थी, तब इन्होंने अपनी बहन को ला करके सम्मान दिया। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। इसकी राजधानी कान्याकुब्ज यानी कि कन्नौज थी। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर 618 एडी में। अब आते हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, देखेंगे क्या बोलेंगे। हर्षवर्धन के जो नाटक हैं वो संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन ने लिखे हैं। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल में कुछ लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने नाटकों को नहीं लिखा, उसने तो अपने नाटक किससे लिखवा लिए? कवि धोई से लिखवा लिए थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला बहुत सारे ऐसे किस्से जो स्वयं हर्षवर्धन के ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे जी? ये थोड़ा सा जूम कर लेंगे, थोड़ा सा जूम। तुम क्वालिटी मत बढ़ाया करो, सब कुछ हमसे ही करवाया करो। आगे आएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने लिखा है कादंबरी को, हर्षचरित्र को। हर्षचरित्र 8 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग को उच्छ्वास कहते हैं। इसके 3 भाग तो बाणभट्ट ने लिखे हैं और इसके 5 भाग हर्षवर्धन ने लिखे हैं। इन्हीं के दरबार में रहते थे मयूर भट्ट, जिन्होंने पुस्तक लिखी है सूर्य शतक और मयूर शतक। मतंग दिवाकर का संबंध किसके दरबार से है? आपका हर्षवर्धन, कोई पुस्तक नहीं। भरतहरि का संबंध किससे है? वो बच्चे भरतहरि किसके दरबारी थे? तो कहेंगे राजा हर्षवर्धन के। हाँ, नेट बचाते रहते हैं, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई बच्चे? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आराम से पक्का एक रिवीजन करना, लास्ट में गागर में सागर लगाएंगे, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, प्रॉमिस। इसी के लिए जाने जाते हैं। सोढल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है। क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष किसने कहा है? सोढल ने कहा है। इसी के समय पर हेनस्वांग आया, चीन से आया। इसी को हम बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, बहुत पूछा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, क्या बोलेंगे? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, बहुत बढ़िया सागर मौर्य जी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मेरे मित्र, ठीक है, वेरी गुड।
विकास यादव जी रो रहे हैं, सर जी प्लीज हमारा कमेंट पढ़ लो। पढ़ता नहीं हूँ बेटा, मैं गलती से बोल दिया मैंने तुम्हारा नाम, मैं पहले कमेंट पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कमेंट काम का है, अच्छे बच्चे का है तो नाम पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मुझे पता चल जाता है कमेंट पढ़ने के लिए कह रहे तो बिल्कुल नाम नहीं पढ़ते। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, इसको यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका वर्णन है भारतीय इतिहास के बारे में वो सबसे विश्वसनीय है जो इसने लिखा है। इसको तशांग भी कहते हैं। याद है दलाई लामा भारत किस वर्ष आए थे, जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया दलाई लामा ने भारत में आकर के शरण ली थी 1959 में। दलाई लामा को चीनी सरकार घेरना चाहती थी, तिब्बत क्षेत्र पर उन्होंने हमला कर दिया था, दलाई लामा भारत भाग गया, एक बौद्ध गुरु है, देखे होंगे आपने। तो ये अपने साथ में हिंसवांग की खोपड़ी लेके आए, तसांग की खोपड़ी बिहार संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। तो कहते हैं कि भैया ये लो, भारत सरकार से बोले मेरे पास तो ये तसांग की खोपड़ी है, यानी हिंसवांग की खोपड़ी है, ठीक है। ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। 18 महीने नालंदा में हिंसवांग ने अध्ययन किया है, महायान शाखा का अध्ययन किया है। जिस समय ये आया उस समय कुलपति जो थे नालंदा के वो शिलभद्र थे, और विद्यार्थियों और शिक्षक का जो अनुपात होता था वो 5:1 होता था, यानी 5 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता था ऑफलाइन में, क्योंकि बहुत दूर तक आवाज नहीं जाएगी पीछे तक, तो कम रेशियो और अच्छे रेशियो के साथ में नालंदा में मेंटेन किया जाता था। भारतीय ज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था बताएंगे, तो आप कहेंगे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसमें अपना यात्रा विवरण जो लिखा है हिंसवांग ने सीयू की पुस्तक में लिखा है, और हिंसवांग की जो जीवनी है वो विहली ने लिखी है। की पुस्तक के कुछ वर्णन है, उस समय बोलेता है कि हिंसवांग ने अपनी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया, भारत का कन्नौज। इसीलिए तो कन्नौज के लिए झगड़ा था, इसीलिए तो कन्नौज जैसे जो मजबूत और व्यापारिक नगर को हर कोई हड़पना चाहता था। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कांची, दक्षिण भारत में भी कांची के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। हर्ष की सेना चतुरंगिणी सेना थी, मतलब 4 भागों में विभाजित थी। पैदल, घोड़े, आपका बच्चे बोलते रहे, फिर आपका घुड़सवार हो गए, तीरंदाज हो गए, और उधर आपका फिर कौन होते थे, हाथी वाली सेना। हर्ष का नाम शिलादित्य भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है, शिलादित्य। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बताएंगे।